Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of October 2020। तो 17 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारी लिंक्स दी हैं टू आवर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू शुड ज्वाइन अस देयर एज वेल। आप हमको वहाँ पर ज्वाइन करिए एंड वी आर सेंडिंग सम क्वालिटी कंटेंट देयर एज वेल, सो यू विल नॉट बी मिसिंग दोज पोस्ट, सो प्लीज डू ज्वाइन अस देयर एज वेल। लेट्स स्टार्ट with the questions first। पहला सवाल है, आर्टिकल 371J कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू विच स्टेट। इनमें से कौन से स्टेट से स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं आर्टिकल 371J के? ऑप्शंस आर ए मिजोरम, बी कर्नाटका, सी त्रिपुरा या डी नागालैंड। ए मिजोरम, बी कर्नाटका, सी त्रिपुरा या डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कमिटी रिकमेंडेड दैट देयर शुड ऑल्सो बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन सी कमिटी थी जिसने कहा था कि वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शंस आर ए थुंगन कमेटी, बी एल.एम. सिंघवी कमेटी, सी जी.वी.के. राव कमेटी या डी गाडगिल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए मैकले, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो या डी नन ऑफ द अबव। सो आप पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट क्यों करिए? क्योंकि दिस विल डेवलप द हैबिट ऑफ सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड तब जाकर के आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड रह पाएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं डेली देता हूं, सो दीज आर वेरी गुड इन बिल्डिंग योर फाउंडेशन ऑफ अटेम्प्टिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लेट्स सी द आंसर्स फर्स्ट। पहला सवाल था 371J, इसका आंसर है बी कर्नाटका। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था इनमें से कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था दैट देयर शुड ऑल्सो बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर है ए थुंगन कमेटी। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? द आंसर फॉर दिस विल बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस विच आई आस्क्ड एंड तीनों के आंसर्स मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट्स सी द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज़ है, एमएसपी इज की टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एमएसपी जो है ना कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, दोनों को उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट जो किया जाता है, गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है यानी कि जो खरीदती है और एमएसपी के रेट्स पे खरीदती है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ, एमएसपी क्या है, कैसे है। तो एमएसपी बेसिकली होता क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइजेस। तो कोई बहुत ज़्यादा शार्प फॉल ना हो फार्म प्राइजेस में, मतलब ऐसा ना हो कि गेहूं और जो चावल है उनकी प्राइसेस इतने घट जाए कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाए और जो उन्होंने उगाया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। इस कारण से एमएसपी दी जाती है टू प्रिवेंट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइजेस, ठीक है ना। अब इसका देखो 2-3 सवाल है एमएसपी से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है। एमएसपी का पहला सवाल है कि रिकमेंडेशन कौन करता है, हु रिकमेंड्स दिस। सेकंड इज रिकमेंडेशन जो होता है वो CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, याद रखिएगा, कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस इसको रिकमेंड करती है। और इसको अप्रूवल कौन देता है? तो इसको अप्रूवल देता है CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है फाइनल इसको अप्रूवल देती है। और जो इसका रिकमेंडेशन करता है वो कौन करता है? CACP करता है। अब जो एमएसपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि कौन कौन से क्रॉप्स कवर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें तो 23 क्रॉप्स कवर होते हैं, 23 क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर। जो 7 उसमें तो सीरियल्स होते हैं, पैडी, व्हीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी, ये सीरियल्स हैं। पल्सेस में 5 होती हैं, ग्राम, अरहर और तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल, ठीक है ना। अरहर तुअर एक ही दाल है, तो ये 5 पल्सेस हो गई। देन ऑयल सीड्स में 8 हैं, ग्राउंड नट, रेप सीड या मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसमम, सेफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड। देन आपका रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा, यहाँ तक आपके 23 होते हैं। इसके बाद 3 जो है देखो, ये डी हस्ड कोकोनट, शुगर केन के लिए आप फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस देते हैं, एंड वर्जीनिया फ्लूक्योर्ड टोबैको। तो याद रखिएगा कि जो शुगर केन के लिए दिया जाता है उसको एमएसपी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है। तो ऊपर के 23 नाम याद रखना। सीरियल्स में 7 पैडी, बीट, बार्ले,
ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। पल्सेस में ग्राम, अरहर, तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सफ्लावर, सनफ्लावर, सीसमम एंड नाइजर सीड। देन रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा। ये नाम तो जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि शुगर केन के लिए जो दिया जाता है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस बोला जाता है। मैंने पहले भी बताया कि इसका जो रिकमेंडेशन है वो CACP जरूर करता है, लेकिन जो इसका फाइनल अप्रूवल है वो CCEA करता है। आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि CCEA को हेड कौन करता है? तो ये कैबिनेट कमेटी है, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो क्या सारी कैबिनेट कमेटी उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 कमिटीज ऐसी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है। आपके लिए अब सवाल यह है कि विच आर द कैबिनेट कमिटीज नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन नोट करके लिख लो, विच आर द कैबिनेट कमिटीज नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आगे मूव करते हैं। देखो यहां पे लिखा है स्टबल बर्निंग, जस्टिस लोकूर, स्टूडेंट्स टू सेव NCR। अब स्टबल बर्निंग के लिए जस्टिस लोकूर नाम की कमेटी बनाई गई। जस्टिस लोकूर थे एक्चुअली, तो उनकी कमेटी बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है विच वॉज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि शरद ए बोबड़े जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। He appointed Justice Lokur as a one-man committee to monitor and prevent instances of stubble burning by farmers in the 3 states। तो 3 states में stubble burning के instances को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको जस्टिस लोकूर हेड कर रहे हैं। और इस कमेटी का बेसिकली एम क्या रहेगा कि 3 स्टेट्स यानी कि पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट्स कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में जो स्टबल बर्निंग के इंस्टेंसेस हैं उनको कम करना है। अब इसमें उनकी मदद कौन करेगा? इसमें उनकी मदद करेंगे स्टूडेंट्स। जो NSS होता है, नेशनल सर्विस सोशल सर्विस स्कीम होती है, या NCC जो कैडेट्स होते हैं, दे विल बी एडिंग दिस कमिटी, यानी कि जस्टिस लोकूर सिंगल मैन कमिटी है, एंड ही विल बी कीपिंग एन आई ऑन द 3 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, एंड ही विल ट्राई टू रिड्यूस द इंस्टेंसेस ऑफ योर स्टबल बर्निंग इन इंडिया। ठीक है ना, स्टबल बर्निंग आप सबको पता है बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर द पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर द पोल्यूशन स्पेशली, तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। नीट का कल रिजल्ट आ गया, तो आपकी फैमिली में अगर कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। एंड जो फेल भी हुए हैं, अगर फेलियर हुआ है तो फेलियर इज ओनली द वन स्टेप बिफोर योर सक्सेस। तो एक सक्सेस के पहले का एक स्टेप है फेलियर, तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट। फेलियर आते हैं जाते हैं, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर अल्टीमेट सक्सेस। आपको अल्टीमेट गोल जो है उसके लिए आपको बीच में कहीं फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड मूव अहेड विद योर ज़ील एंड एंथुजियाज्म। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यहाँ पे CPCB और AQI तो मैंने कल भी आपको बताया था। CPCB का याद रखिएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2 एक्ट्स इसके लिए याद रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। ये इस वाले एक्ट से बनी थी CPCB। एक टेक्निकल बॉडी है जो कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने का काम करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 आपके पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जिसमें कहता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया, PV यानी कि लेड, PM2.5, PM10, O3 यानी ओजोन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज आर द 8 पॉल्यूटेंट्स अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, CPCB बता दिया मैंने आपको। इसके साथ NGT भी बता देता हूँ। NGT आपका बना था NGT एक्ट ऑफ 2010 के तहत बना था, 2010 के NGT एक्ट से बना था। और इंडिया इज द 3rd कंट्री टू हैव NGT लाइक मैकेनिज्म। पहली कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री थी न्यूजीलैंड। They are not bounded by the Code of Civil Procedure 1908 but follow the principles of natural justice। Principles of natural justice follow करते हैं, लेकिन Code of Civil Procedure 1908 को follow नहीं करते, बाउंडेड नहीं है मतलब उसको फॉलो करने के लिए। 2 एक्ट्स हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जिसके केसेस को नहीं देखता NGT, और दूसरा है आपका फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 7227, और यही चीज़ बाद में आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 हो गई है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने ऊपर जो MSP पढ़ा है ना, उसमें आप याद रखिएगा MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
MSP फॉर MFP। अब आप मुझे उसकी नोट्स लिख करके, जैसे मैंने उस दिन आपको बोला था ना नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स का भले आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, वैसे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ही बोलूँगा क्योंकि मैं उसको फिर वेबसाइट में भी अपलोड कर दूंगा, आपके नाम से कंटेंट अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज़ डू सेंड अस योर कंटेंट। आप अपना कंटेंट हमको theexamsmadesimple@gmail.com में सेंड कर सकते हैं, या टेलीग्राम के पार्ट है तो आप टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मेंबर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में जाकर के बस टेम्स UPSC सर्च कर दो, टेम्स UPSC सर्च कर दो। और फेसबुक में अगर आपको ज्वाइन करना है, ट्विटर में ज्वाइन करना है, तो केवल आपको टेम्स IAS कहीं पे भी आप टेम्स IAS डालेंगे तो आपको हमारा मिल जाएगा, है ना। तो टेम्स IAS इन योर टेलीग्राम एंड नहीं, नॉट इन टेलीग्राम, टेम्स IAS के नाम से हम ट्विटर, इंस्टाग्राम इन जगहों पर है, और टेम्स UPSC के नाम से हम आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से बहुत आसानी से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। न्यूज़पेपर एनालिसिस आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई यहाँ पे ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। नो कोर्शन एक्शन अगेंस्ट सचिन पायलट्स मीडिया केस, ये भी हमको देखना नहीं है। और यहाँ पे है न्यू रिसर्च सेट्स लाइट ऑन द डिक्लाइनिंग स्टार फॉर्मेशन ऑफ मिल्की वे। तो इस न्यूज़ में देखो यहाँ पे लिखा है एस्ट्रोनॉमर्स यूज अपग्रेडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप टू ग्लीन द वाइटल क्लूज। अब बेसिकली यहाँ पे डिस्कवरी जो मिल्की वे की है कि क्यों डिक्लाइनिंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा है मिल्की वे में, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो पहले कोई रीजंस नहीं पता चल पा रहे थे, बट नाउ यूजिंग दिस जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसका यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाई द स्टार फॉर्मेशन इज डिक्लाइनिंग इन द मिल्की वे। सिंपल सा नाम याद रखना। अब इसमें दो इंस्टीट्यूशंस के नाम है वो याद रख लो। पहला इंस्टीट्यूशन है आपका NCRA TIFR, यानी कि पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। TIFR का है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। और दूसरा आपका बेंगलुरु का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु का है, NCRA TIFR आपका पुणे का है। इन्होंने यूज क्या किया, इन्होंने यूज किया है GMRT यानी कि जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का यूज किया है टू मेजर द एटॉमिक हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ द गैलेक्सीज। एटॉमिक हाइड्रोजन कंटेंट जो है गैलेक्सीज का, उसको ये मेजर करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। सो किस तरीके से गैसेस का जो, देखो स्टार फॉर्मेशन तो आप सबको पता है कि गैसेस से होगा। अब स्टार फॉर्मेशन किस तरीके से, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जाना है, आपको GMRT याद रखना है, जो इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए वो याद रखना है, क्योंकि अब अपन से ये नहीं पूछेगा कि किस तरीके से एज कम हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन हाँ ये आपसे इंस्टीट्यूशंस जरूर पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एडिटोरियल जो आज पढ़ेंगे वो है चाइनाज राइज एंड फॉल एट द UN, चाइनाज राइज एंड फॉल एट द UN। तो अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस दिए एक्चुअली में, कि क्या इंस्टेंसेस हैं कि चाइना का जो फॉल देखने को मिल रहा है हमको इस समय यूनाइटेड नेशंस में। अब फॉल के इंस्टेंसेस पहले तो याद रख लेना। सबसे पहला इंस्टेंस है कि अभी रिसेंटली वोटिंग हुई थी UNCSW के लिए। UNCSW क्या है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये किसका इंस्टीट्यूशन है, ये एक तो इकोसॉक का इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा ये इकोसॉक का इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ के लिए वोटिंग हुई थी, इसमें 45 मेंबर्स होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, 45 मेंबर्स होते हैं, और वो 45 मेंबर्स अलग अलग रीजन से आते हैं, जैसे 13 मेंबर कहीं और से आ गए, 9 मेंबर आपके कहीं और से आ गए, लैटिन अमेरिका से आ गए, तो इस तरीके से इसकी मेंबरशिप होती है। तो अभी वोटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने पहली बार, सितंबर की बात है आपको बता रहा हूँ, इंडिया ने पहली बार चाइना को बीट किया है इन दिस। दोनों डायरेक्ट कंटेस्ट में थे और चाइना को उसने बीट किया इंडिया ने, दैट इज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर चाइना इन द UN। दूसरा, फिर चाइना इलेक्शन हारा, this time to Samoa for the seat on the UN Statistical Commission। UN Statistical Commission में सीट के लिए समोआ से इलेक्शन हारा आपका चाइना। तीसरा है, अर्लियर अ चाइनीज कैंडिडेट लॉस्ट टू सिंगापोरियन कैंडिडेट ऑन द रेस टू DG वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो DG डायरेक्टर जनरल की पोस्ट थी फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिंगापुर के कैंडिडेट से अपना चाइनीज कैंडिडेट हारा। तो दीज आर द इंस्टेंसेस वेयर चाइना हैज लॉस्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम समोआ एंड फ्रॉम सिंगापुर, एंड दिस इज अ न्यू इवेंट। ये अभी नया है, तो ये फॉल के इवेंट्स हैं, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो यही
इंस्टेंसेस आप मेंशन करिएगा, दिस विल ब्रिंग यू ग्रेट मार्क्स, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इन इंस्टेंसेस को लगेगा। इसके पहले अगर देखो राइज में हम देखें, चाइना ने बहुत अपने आप को इन्विंसिबल बना लिया था, यूएन इलेक्शंस जीते उसने, फाओ में, यूनिडो में, आईटीयू में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह उन्होंने अपने मेंबर्स को टॉप पोस्ट दिलवा दी थी। अब ऑथर ने बोला देखो ये सब वक्त का खेल है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब इनको मेंबरशिप देने का टाइम था तो यूएसए ने इसलिए दे दिया था कि अगर यूएसए इनके साथ अच्छा करेगा तो इट कैन एक्ट एज अ काउंटर टू यूएसएसआर को काउंटर करने का काम करेगा, क्योंकि ये दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे और यूएस चाहता था कि उसका एक एलाय टाइप से रहे चाइना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर चाइना को अपना वो बना के रखेगा यूएस, तो कहीं ना कहीं वो यूएसएसआर को काउंटर कर सकता है। तो दिस वाज द राइज पीरियड, जब ये राइज पीरियड था आपके चाइना का। और उसके बाद अभी हमने ये रिसेंट इंस्टेंसेस देखे जब हमको चाइना का फॉल देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ फॉल ऑफ चाइनीज, ठीक है ना। तो ये एडिटोरियल मैंने आपको बता दिया। आई होप बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना ही कंटेंट आपको आंसर राइटिंग में यूज आएगा, तो क्यों ना आप अपना टाइम बचाएं और इस सब चीज़ों को स्किप करते जाएं जो आपको इंपॉर्टेंट ना लग रही हैं। इंडिया फेयर्स पुअरली इन द हंगर इंडेक्स। अब ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पुअर आई है, यानी कि 107 नेशंस की अगर रैंकिंग निकाली गई समझ लो, तो उसमें 94th पोजीशन पे हम आए हैं। 94 आउट ऑफ 107 हमारी पोजीशन रही है। एंड द प्रिवेलेंस ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन ऑफ अंडर 5 years ऑफ एज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इंडिया में इस समय। इंडिया हैज़ द हाइएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन, दैट इज अंडर 5 years में वेस्टेड चिल्ड्रन का जो प्रिवेलेंस है इंडिया में सबसे ज़्यादा है, विच रिफ्लेक्ट्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन एज पर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्यूट हंगर अंडर न्यूट्रिशन है। और इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया। इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। सिचुएशन हैज वर्सेंड इन द 2015 to 2019 पीरियड। अब उनका कहना है कि 2015 से 2019 का जो पीरियड है उसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है और चाइल्ड वेस्टिंग 17.3% से बढ़ करके 17.3% पे आ गई है। अर्लियर इट वॉज 15.1% इन द 2010 to 14 पीरियड। तो 10 से 14 के पीरियड में 15.1% थी और अब बढ़ करके 17.3% पे आ गई है। इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 4 पैरामीटर्स हैं और वो 3 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है आपका चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में एक है वेस्टिंग और एक है स्टंटिंग। फर्स्ट याद रखिएगा, अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आपका चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक चाइल्ड वेस्टिंग और एक होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब हाइट कम रहती है, वेस्टिंग मतलब आपका वेट कम रहता है हाइट के हिसाब से। दूसरी जो कैटेगरी है वो है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, इसमें आता है अंडर नरिशमेंट, इसमें नरिशमेंट की कमी होती है। और तीसरा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी, जिसके अंदर पैरामीटर है अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। मतलब कि 4 आपके पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए, अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ठीक है ना, ये हो गए। अब ये जो ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ ये बताता है कि कहाँ पे सीरियस कंडीशन है। तो येलो आपको इंडिया में येलो दिख रहा है, येलो देखो यहाँ पे सीरियस कंडीशन पे, सीरियस वाले जो है वो येलो है और ये जो बीच में ऑरेंज आपको दिख रहा है ये अलार्मिंग स्टेज में है, मॉडरेट वाले लाइट ग्रीन है, देन ये वाले ग्रीन लो है और जो ग्रे है वहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, वहाँ पे हंगर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, डेवलप्ड नेशंस है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसको रिलीज कौन करता है, तो ये रिलीज होता है जॉइंटली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब एक न्यूज और ऑफ कैस्पियन वॉर गेम्स रशिया ने कैस्पियन वॉर गेम्स स्टार्ट किए। वॉर गेम्स मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कैस्पियन सी में मिलिट्री एक्सरसाइजेस रशिया ने स्टार्ट की है। और यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है वो अजरबैजानी जो कैपिटल बाकू है उसके नॉर्थ में उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया में डिस्प्यूट चल रहा था रिगार्डिंग द नगोर्नो काराबाख रीजन, तो याद रखिएगा ये रीजन का नाम भी याद रखिएगा, नगोर्नो काराबाख रीजन, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था। तो रशिया ने ये भी गारंटी दी है कि इसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। अब ये जो वॉर गेम्स हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, बेसिकली नॉर्थ ऑफ अजरबैजान एब्शरॉन पेनिनसुला, ये एब्शरॉन पेनिनसुला में हो रहा है जहां बाकू सिचुएटेड है। याद रखेंगे एब्शरॉन पेनिनसुला, अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा एब्शरॉन पेनिनसुला अजरबैजान का है और वहाँ बाकू लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ मैप। याद रखिएगा कैस्पियन सी के अराउंड की अगर आपसे कंट्रीज पूछे तो याद रखिएगा उसका ट्रिक है कृति या उसको तारीख भी आप बोल सकते हैं, तारीख। तो कृति क्या है,
के से आपका कजाकिस्तान जो कि ये है, आर से आपका रशिया है जो कि ये है, ए से आपका अजरबैजान जो कि ये है, टी से आपका तुर्कमेनिस्तान जो कि ये है, एंड आई से आपका ईरान जो कि ये है। याद रखिएगा, कृति आर द कंट्रीज विच सराउंड कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं कृति कंट्रीज, यानी कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान आपके, ठीक है। ब्लैक सी का भी मैप मैंने आपको वैसे यहाँ पे दिखा दिया है, ब्लैक सी का मैप, तो रशिया दिख रहा है, यहाँ सी ऑफ अजोव दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे क्रीमिया दिख रहा होगा, ये ब्लैक सी है, देन ये टर्की है, देन ये जॉर्जिया है, इस तरीके से बुल्गारिया है। तो ये कंट्रीज आपके ब्लैक सी के आसपास की हैं। नेसेट बैक्स इजराइल यूएई डील, तो इजराइल और यूएई की जो डील थी, यानी कि अभी बीच में आपने पढ़ा होगा कि यूएई बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू एस्टैब्लिश पीसफुल रिलेशंस विद इजराइल, है ना। सबसे पहले इस्लामिक नेशंस तो बहुत थे, अरब कंट्री ये पहली थी। इजिप्ट ने 1979 में कर लिया था पीसफुल रिलेशन, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया था ओस्लो अकॉर्ड से, एंड अभी अब्राहम अकॉर्ड जैसे हुआ है ये रिसेंटली, इसमें बहरेन और यूएई जो है इन्होंने अभी किया है, बहरेन और यूएई जो है उन कंट्रीज ने अभी पीसफुल रिलेशंस किए हैं। एक और न्यूज आई थी, विल डिफेंड द राइट्स इन द साउथ चाइना सी, फिलीपींस का कहना है कि वो साउथ चाइना सी में अपने जो राइट्स हैं उनको डिफेंड करेंगे। अब बात जो चल रही है वो एक रीड बैंक रीजन की चल रही है, रीड नाम का रीजन है वहां पे, जो कि इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। अब होता क्या कि जो रीड रीजन है ये ऑयल एंड गैस रिच रीजन है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन फिलीपींस करना चाहता है, लेकिन चाइना इस पर अपना क्लेम कर रहा है। फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये रीजन आता है, तो इस कारण से यहाँ पे काफी इशू चल रहा है। साउथ चाइना सी का मैप मैंने बता दिया है, देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा स्प्रैटले आइलैंड्स, यहाँ दिख रहा होगा आपको स्प्रैटले आइलैंड्स, ये पैरासेल है, स्कारबोरो शोल ये है, तो स्कारबोरो शोल, पैरासेल और स्प्रैटले आइलैंड, और ये आपको रीड बैंक दिख रहा है, ये रीड बैंक है। रीड बैंक में जो है फिलीपींस की ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन चाइना इसको अपना क्लेम कर रहा है। तो बेसिकली यही सारे इशूज थे जो कि आज के न्यूज़पेपर में थे। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। पसंद आता है तो वीडियो लाइक किया करो, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे, वी विल बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।